प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी में चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशियो है, इसकी 15 क्लास, इसकी 15वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका 15वां दिन है और ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम रिवीजन दोबारा करेंगे। एक बार सब पूरी मैथ पढ़ लेंगे, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो इस सेक्शन में हम आगे के चैप्टर प्रैक्टिस में जोड़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो 15 क्लास हैं इतनी पर्याप्त है। आप जैसा कि जानते हैं इस सेक्शन और ये चैप्टर और डे की योजना के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई नया बच्चा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस योजना को समझ सकता है कि उसको मेरे साथ कैसे पढ़ना है। आप क्योंकि उसी स्थिति में 100% मैथ सीख पाएंगे जबकि आप इस योजना का अनुसरण करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक शोध का विषय है, आप उसको ऐसे अनुसरण कीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि आपको इसी योजना का सेक्शन में ए सेक्शन को पहले, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही आगे चलना है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको समझ सकते हैं जो नए बच्चे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा इसमें रेशियो में। उन सब बातों का जिक्र न करते हुए, क्योंकि काफ़ी क्लास हो चुकी हैं, आप पूर्णतः सीख चुके हैं। आप टोटल तो यही सीखो ए और बी के में जो अनुपात होता है, और हमने आपको बताया अनुपात भी एक मानक होता है। मानक मतलब एक पैमाना, एक हिसाब, एक साधारण स्तर पर हिसाब। अगर ए बी के धन में अनुपात 2:5 है तो इसका मतलब है यदि ए का धन 2 है तो बी का 5 है। ये प्रथम स्थिति है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। अगर 2 गुना करें तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, इसमें तो 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर इसका 3 गुना करें तो 2 तियां 6, 5 तियां 15, इसी प्रकार से 10 गुना करें तो 20, 50, ऐसे ही अनंत संभावना होंगी। आपको हम सब समझा चुके हैं। तो अनुपात का मतलब है एक हिसाब, एक साधारण स्तर पर हिसाब दिया होना, एक पैमाना है, एक मानक है। इसके धन का वितरण इस प्रकार से है कि ए के पास अगर 2 है तो बी के पास आपका 5 है। सिर्फ इतनी ही समझ है और 70% मैथ आपको चूंकि मैं बताता हूं कि जैसे अनुपात एक मानक है, जैसे अनुपात एक पैमाना, उसी प्रकार से भिन्न एक पैमाना, और इसी प्रकार से आपका प्रतिशत भी एक पैमाना है। और ऐसे ही पूरी उसको आप सीखते हो मैथ। तो इस चैप्टर में इतना ही सबसे ज़्यादा मेन है कि एक पैमाना है, इसको इतना ही आप समझे। बाकी बहुत सी चीज़ें मैंने समझाई जो छोटी छोटी हैं गणित की भाषा को समझने के लिए, उनको आप पूर्णतः सीखें। और ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो मेरी पिछली सब क्लासें कर चुके हैं। तो बात करते हैं, आखिरी क्लास है, थोड़ा जटिल क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे हैं। बहुत जटिल नहीं है, जटिल तो कुछ होता ही नहीं मैथ में है। 2 संख्याओं का अनुपात औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए फिर तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता। संख्याओं का अंतर बताओ। अब अगर आप औसत की समझ है आपको, तो 2 संख्याओं का औसत 62, इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का योग उसने दे दिया, और दोनों संख्याओं का योग है कितना? 62। औसत का मतलब प्रत्येक के हिस्से में 62, मतलब 124 योग है। और अगर योग 124 है, बात को समझो, अगर योग 124 है, 2 संख्याएं हैं, उनका योग 124 है। अब कहा यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 1:2। बात को समझो। मतलब अभी तक जो सरल सवाल होते हैं उसमें तो ये होता है योग इतना है और संख्याओं का अनुपात 1:2, तब तो बहुत आसान बंटवारा होता है। लेकिन ये संख्याओं का जो अनुपात है 1:2 है, अर्थात एक संख्या 1 पड़ेगी, 1 2 पड़ेगी, लेकिन ये संख्याएं है नहीं। जब छोटी संख्या में 2 जोड़ा गया उसके बाद ये अनुपात आया। तो 2 जोड़ने के बाद अनुपात कितना संख्याओं में? 1:2। अर्थात जब छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया गया, वही संख्या है, लेकिन उसमें जब छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया गया उसके बाद अनुपात है 1:2। मतलब एक संख्या 1 होगी तो दूसरी 2 होगी, लेकिन ये छोटी वाली में 2 जोड़ने के बाद। तो हम इस 124 को इसमें नहीं बांट सकते, क्योंकि ये तो उन संख्याओं का योग है, और ये जो अनुपात है उन संख्याओं का अनुपात नहीं है, उसमें छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद का अनुपात है। तो बात को समझो। तो
इस स्थिति में हम पहले निकालते हैं जब दो जोड़ दिया गया छोटी संख्या में, ये भाई छोटी संख्या होगी क्योंकि इसमें 1 आया है और इसमें कितना आया, 2 आया है। तो छोटी संख्या a है और ये b है, इसमें जब दो जोड़ दिया गया तो अनुपात ये हो गया। बात समझ में? तो हम इसी स्थिति में मानते हैं तो इनका योग कितना होगा, इस स्थिति में योग 3 होगा। वास्तव में योग कितना है, वास्तव में योग 124 नहीं है, क्योंकि 124 तो उन संख्याओं का योग है और ये तो उसमें दो जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो है। तो अगर आपने छोटी संख्या में दो जोड़ा है तो टोटल में भी तो दो जुड़ जाएगा, अर्थात टोटल का जो योग आएगा वो 126 आएगा। इस बात को आप समझ लें। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जो 2 आया है, आपको मानक के कॉन्सेप्ट में मैंने खूब सिखाया है, तो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 42 गुने का मामला है। अर्थात निकल के आया कि इधर वाला सब कुछ 42 गुने होगा, यानी कि ये वाली संख्या हो जाएगी 42 और ये वाली संख्या हो जाएगी 84। दो जोड़ने के बाद है, वो पूछ रहा संख्याओं का अंतर। संख्या तो ए है, उसमें 2 कम है, तो अच्छा यहां पर देखो अंतर कितना होगा, यहां पर अंतर देखो कितना होगा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मतलब 42 निकल रहा। तो अंतर इस स्थिति में तो 42 का है, लेकिन वास्तव में तो यह संख्या 2 छोटी है, तो अंतर वास्तव में उन संख्याओं में अंतर कितना होगा, 44 का होगा। बात आप समझ गए होंगे। ये जो आपका ये संख्या जो आई है ये 42 आएगी और ये आपका 84 आएगी। इस हिसाब से देखेंगे तब भी अंतर कितना का आएगा, 42 का आएगा। और अगर ऐसे यही निकाल लें, 1 का अंतर 1 यूनिट का मतलब 42, तो भी 42 आएगा। लेकिन ये उन संख्याओं में, ये जो 2 संख्याएं हैं उनमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों मान है ये तो 2 जोड़ने के बाद आया। तो आप सोचो, जब इसमें 2 जोड़ने के बाद ये 42 हो सका, अर्थात ये वास्तव में पहले कितना था, वास्तव में था 40, और ये कितना रहेगा, ये तो 84 ही रहेगा। तो जो अंतर है वो 84 आएगा। बात समझ गए? अगर आप खूब अनुपात को समझ चुके होंगे तो ये सवाल आपको बहुत आसानी से दिखेगा, और हम तो कहते हैं कुछ नहीं करने पड़ेगा, मौखिक हर चीज देखते हैं। बात समझ गए? मतलब आप इसकी खूब भाषा को समझ लीजिए। 2 संख्याओं का औसत 62 है, मतलब 2 संख्याओं का औसत 62, तो योग दे दिया 124। अब संख्याएं ए और बी। अब कहा छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद अनुपात होता है 1:2। तो छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद, तो छोटी संख्या ए मान लीजिए, तो इसमें 2 जोड़ा तो उसके बाद हुआ 1:2। अर्थात इसका जो जोड़ 3 आया, ठीक है, तो 2 जोड़ने के बाद जो अनुपात है उसमें 3 आया ना, तो इसी के समकक्ष उधर देखेंगे वास्तव में कितना दिया, 124 था, लेकिन 2 जब छोटी संख्या में जोड़ा गया तो योग भी तो 2 बढ़ेगा, यानी कि 126 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे लिंक तो मिल गया, कितने गुने का मामला, 42 गुने का। अब ये संख्या कितनी आई, 42, और ये संख्या कितनी आई, 84। लेकिन ये संख्या अभी तो 42 है 2 जोड़ने के बाद, लेकिन वास्तव में ये कितनी रही होगी, वास्तव में तो ये 40 रही होगी, क्योंकि यहां तो 2 जुड़ के अनुपात बताया था, और ये तो 84 ही रही है, क्योंकि मामला तो 42 गुने का ही है। तो अब क्या हुआ, इसमें अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 44 का। आप वैसे भी देख सकते हैं, कुछ ना कहो, आप ऐसे ही देख सकते हो भाई कि ए बी में इस स्थिति में अंतर है 42 का, लेकिन 2 जोड़ने के बाद, तो अगर 2 वो कम की जाती तो 44 का अंतर ना होता। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो सेक्शन ए में जाके सेक्शन बी पूरी क्लास करो, सब समझ में आ जाएगा। अनुपात की समझ विकसित करो। पूरी मैथ में कुछ भी नहीं है, आप एक बार लगाओगे इन सब चैप्टर्स को, दोबारा लगाइए, अनुपात की वही एक लाइन समझिए कि अनुपात का मतलब होता अनंत संभावनाएं। और लिंक कैसे मिलता है सब हम बता चुके हैं मानक के कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुपए 366 को ए बी सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 के बराबर तथा बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर राशि है, ए का भाग होगा। अब इसमें क्या है, वास्तव में
इसमें आपको भिन्न की समझ अगर ठीक से है, जो मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत समझा है, अलग से भी समझा देंगे जब चैप्टर आएगा, और इसको सेक्शन ए में हम शीघ्र ही डाल देंगे, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगी चीजें। तो भिन्न का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा हुआ है तो कुछ नहीं है। एक मिनट के लिए भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ए ने अपने धन का 2/5 भाग बी को दे दिया। हमने आपको जब मानक का कॉन्सेप्ट समझाया था तो समझाया था भिन्न कहीं भी आइए, सबसे पहले सोचिए सापेक्ष किसके है। 2/5 भाग किसका? ए के धन का। ए ने अपने धन का, तो ए के धन का 2/5 मतलब 2/5 किसका निकालोगे? ए का। तो और जिसके सापेक्ष, ये जिसके सापेक्ष होता अर्थात ए के धन के सापेक्ष है, और जिसके सापेक्ष होता है उसका नीचे वाला माना जाता है। अर्थात ए का धन यदि 5 है तो दूसरा इस सेंटेंस में क्या शब्द है? बी को दे दिया कितना? 2 भाग। तो बी को दे दिया 2 भाग। तो इस प्रकार से भिन्न जब भी कभी आए तो सबसे पहले देखो सापेक्ष किसके है, और जिसके सापेक्ष होगी वो नीचे वाला हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस में जो चीज होगी वो ऊपर वाली हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको रेशियो में जैसे हम समझ लेते हैं वैसे ही हम इसको भी समझ लेंगे। मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में इसको थोड़ा समझाया भी है सेक्शन ए में। तो अगर आपको भिन्न की समझ है तो अब जब सवाल पढ़ोगे, ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 भाग के बराबर। 1/2 किसके बराबर? बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के बराबर। यानी कि सापेक्ष है बी और सी को मिलाकर मिलने वाली राशि की, अर्थात बी और सी को मिलाकर मिला है यदि 2 तो ए को मिला है 1। ये इसकी हिसाब है, एक पैमाना है, कुछ नहीं है। जब जिस दिन आप इन चीजों को समझ लोगे, मानक के कॉन्सेप्ट में मैंने थोड़ा बहुत बताया है, भिन्न में पूर्णतः बताऊंगा। तो दूसरा क्या है? हो गया बी को ए तथा सी को मिलने वाली राशि के 2/3। अब बी को कितना मिला है? ए तथा सी को मिलने वाली राशि के 2/3। 2/3 किसका? ए और सी को मिलने वाली राशि, मतलब ए सी को मिला है अगर 3 तो बी को मिलेगा 2। तो ये बात कहा उसने, तो बी को, हाँ ए सी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। उसने क्या कहा? उसने कहा ए सी को मिलने वाली राशि का 2/3। तो ए सी को मिलने वाली राशि के सापेक्ष है 2/3। तो ए और सी को कितना मिला? यदि 3 मिला तो बी को कितना मिला? 2 मिला। ये सवाल समीकरण से भी बहुत लोग लगा देंगे, लेकिन अगर देखा जाए आपको अनुपात की समझ है, मानक के कॉन्सेप्ट की समझ है, और सबसे नजदीक आपको ये फीलिंग के पास ले जाएगा। इसमें आप अनुभव करोगे हाँ बात तो यही ये कह रहा है। तो इतनी देर में तो भाषा समझी कि ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2, मतलब बी सी को मिला 2 तो ए को मिला 1, यही सेंटेंस में। फिर है बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि, तो ए सी को मिली 3 तो बी को मिली 2। बात समझ गए? अब आप सोचो राशि तो वही है, एक जगह यहां बांटा गया, एक जगह यहीं बांटा गया, तो यहां टोटल राशि है 3, यहां टोटल राशि है अब 5। तो सही तो नहीं है। अभी ये एक पैमाने पर इनको लाओ, तो चूंकि राशि एक ही है, यहां भी वही बांटा गया है, यहां भी वही बांटा गया, तो यहां 3 यहां 5 कैसे? जो बच्चे बहुत ज्यादा अनुपात को समझते हैं वो ये समझेंगे कि वो जो टोटल राशि है उसके 3 हिस्से किए गए तो यहां बड़े बड़े हिस्से मिलेंगे, और यहां 5 हिस्से कह गए तो यहां छोटे छोटे हो गए होंगे। तो हमको क्या करना है? सबको एक में मिलाने के लिए बराबर जैसा करना है। तो हम भाई जब एक ही धन है तो जितने यूनिट यहां हो उतने यूनिट यहां हो, तब ये सब यूनिट एक दूसरे के सापेक्ष सही स्थिति में होंगे। तो इसको कर दें 5 से गुणा, इसको कर दें 3 से गुणा, इसलिए इसको बराबर करना है क्योंकि धन तो वही है। धन पहले जो बांटा गया वो भी टोटल वही है, धन बाद में दूसरी स्थिति में जो बताया वो भी टोटल वही है। तो अब इसको गुणा करने का मतलब इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, इसको गुणा किया और इसको गुणा किया। अब आपको देखो ए का हिस्सा टोटल निकल आया, ए का निकला 5, बी का निकला 6। अब सी का देखिए, सी का अगर यहां बी का रख दो 6 तो सी का 4 निकल आएगा। यदि यहां ए का रख दो 5 तो सी का 4 निकल आएगा। तो सी का 4 चाहे जहां से निकाल लें,
बहुत आसान है, आपको भय भिन्न की समझ तो होनी चाहिए। और आप मान के चलें अगर नहीं है तो एक साथ चीजें सभी नहीं आ पाती हैं, आपको धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। बात समझ गए? इसको बराबर क्यों किया? क्योंकि एक ही तो धन है, जिस धन को यहां वो बंटवा रहा है उसी धन को एबीसी में यहां भी बंटवा रहा, बताने के ढंग अलग हैं, तो इसलिए बराबर करके, तो वास्तव में अनुपात ही उसने दे दिया कि एबीसी के बीच जो धन बंटना उसमें ये अनुपात है। अब उसने कहा है कि टोटल धन तो 366 है। अब यहां देखो टोटल धन कितना है, 6 4 10, 6 4 10 5 15, यहां टोटल धन 15 है। अब अगर वो वास्तव में आपसे उत्तर लेना चाहता है तो आपको लिंक देगा, तो वहां योग दिया है 366 धन है, इसीलिए तो इसका योग किए, तुलना समकक्ष से करते हैं। तो 15 का मतलब है 366। ये तो एक मानक के स्तर पर लगा, ये तो एक पैमाना है जो अनुपात में दिया उसके स्तर पर लगा। तो 15 का मतलब 366, उसमें कहा ए का धन, तो ए का धन तो 5। अब इसमें गुना सोचोगे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सीधा नहीं कटेगा, तो बहुत सी स्थितियां होती हैं। तो आप सोचो 15 यूनिट का मतलब 366, तो भैया सीधे 5 यूनिट, ए का हिस्सा निकालना है 5 यूनिट का मतलब, तो आप सोचो 15 में 5 कितने, 3 बार होता है, मतलब इसका 1/3 है ए के पास, तो इसका 1/3 कितना होगा, 122। बात समझ गए? अगर 15 यूनिट का मतलब 366 है तो 5 यूनिट का क्या होगा, 122। मौखिक दिखता भाई, 15 में 3 बार होता है 5 5, और इसमें इसका 1/3 कितना होता है, 122 122 122। तो ये मौखिक दिखता है, और मैंने बहुत से बार आपको बताया भी, अगर आपको ये ना दिखे डायरेक्ट कितने गुना इसमें नहीं दिख रहा है, तो भैया 15 का मतलब है 366, तो इसका 5 का मतलब क्या होगा, ऐसे करोगे तो लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 122, x बराबर 122। बात समझ गए? तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप समीकरण बना के भी लगा सकते हैं, एक सवाल को 10 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तरीका, मौखिक तरीका यही आपको लगेगा। इसमें हर चीज जो उसने जैसे कही है उसी रूप में आपने उसको समझा है, और वास्तविक जैसा लगेगा, आपको फीलिंग आएगी, हाँ यार ये तो यही तो बोल रहा है कि ए को आप बड़े आसानी से लगाएंगे कि बी और सी को मिला कितना, 2, ए को मिला 1, ऐसे करेंगे। फिर आप कहेंगे ए सी को मिला 3, तो बी को मिला 2। अब इसमें 5 दिखता है, इसमें 3 दिखता, तो कहोगे इसमें 5 से गुणा कर दें, ऐसे ऐसे, इसमें 3 से ऐसे ऐसे, बहुत चीजें बाद में नहीं भी करोगे। अब क्या है, इसमें भी 15 यूनिट टोटल धन, इसमें भाई इसका क्यों किया मैंने बराबर, आप समझ रहे कि धन है इसलिए। अब इसमें बी का दिखता है 6, ए का दिखता है 5, तो सी का अपने आप दिखेगा 4, तो ए बी एंड सी, तो इसका ए का कितना, ए का 5, बी का 6, सी का 4। बस अनुपात पता हो तो बांटने में कोई मुश्किल नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन के योग तथा उनके वेतन के अंतर का अनुपात। देखिए आपको बातों को सिर्फ समझना है। 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग तथा उनके वेतन का अंतर 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा और सी का वेतन सबसे कम हो तो बात को जरा समझो। ए और बी के वेतन का योग और ए और बी के वेतन के अंतर 11:1 है, मतलब ये इतना है, ये इतना है, ये बात कह रहे हैं। तो आप सोचो दोनों का अगर योग ए बी की अगर हम बात करें तो योग है अगर 11 और उसमें ए सबसे बड़ा है यानी कि बी छोटा होगा उससे, तो इसको आप मानोगे 6, इसको मानोगे 5, यही तो मानोगे। ये है। अब फिर कहा उसने बी तथा सी के वेतन के योग तथा अंतर, तो बी और सी का जो योग है वो 11:1 बी माइनस सी। इसका भी मतलब यही होगा, उसने कहा सी सबसे छोटा है यानी कि बी, अब बी और सी अगर हम प्रथम स्थिति ले लें 11 है तो 11 तो तभी होगा जब इसका मान 6 होगा और इसका मान कितना 5 होगा। भाई होगा तो तभी 11। लेकिन उसने तो कहा है कि ए का मान सबसे ज्यादा है और सी का मान सबसे कम है, ये कहा है।
दूसरी भी चीज ये भी है कि अगर इनको तीनों को अनुपात 1 अनुपात में लाना है तो b का मान तो समान होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपने समझा है शुरुआत में। तो ये चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, आप दोनों में b, चूंकि b तो वही है तो b का मान तो समान होगा। अब b का मान समान करने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं, तो इसमें 6 से गुणा कर दो, एक में करोगे तो दोनों में करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुणा कर दो। बात को समझो, तो a का मान कितना आ गया 36, b का मान कितना आ गया 6 पंचे 30 एंड c का मान 25। आप जो चाहते थे सब चीजें आ गई, सबसे ज्यादा मान, सबसे कम मान, ये भी एडजस्ट हो गया। आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, सबसे आसान है। आपको ये कुछ नहीं करने पड़ेगा, जिस दिन आप समझेंगे उस दिन समझ जाएंगे, मौखिक सब चीजें लिख देंगे। तो ये हो गया। अब जब अनुपात पता हो गया तो बांटना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें कहा दिया गया है कि उनका टोटल वेतन 1,82,000 है। अब यहां टोटल वेतन कितना है सोचो, यहां टोटल वेतन है 30, 30, 60 और इसका 30, 90, 91 है। यहां जो चीज 91 है ये वास्तव में 1,82,000 है। तो आप सोचो 91 दूनी, वो सब उस हिसाब से होता है, और 3 जीरो, तो 2000 गुने का मामला है। जो भी इधर है ये सब 2000 गुने का मामला है। उसने कहा तो बी का वेतन रुपए में क्या है। अब बी का वेतन उसने पूछा है, बी का वेतन पूछा है, तो आप जानते हो 2000 गुने का मामला निकला तो इसका भी 2000 गुना होगा। इसका 2000 गुना करोगे तो 2 से गुणा करो तो 60 और 1000 के लिए 3 जीरो, 60,000। तो बी का वेतन है 60,000। बात को आप समझ गए, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ शुरुआत से एक एक क्लास पूरी गंभीरता के साथ पढ़ें तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपको उसकी फीलिंग आ रही होगी, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा तरीका आप कितना भी कुछ शार्ट कोई बताए, आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यही समझ है असली मैथ की, और बहुत सी चीजें आप मौखिक कर सकेंगे। तो ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत शार्ट में आप लगा सकते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए और ये सब धीरे धीरे विकसित हो जाती है। ए और बी के वेतन के योग और अंतर जब बताएगा 11:1 है, तो आप ये डिसाइड करोगे कि ए का वेतन 6 है तो बी का वेतन 5। अभी ये शुरुआती स्तर पर इसको फॉलो कर रहा है, तो योग हो गया 11, अंतर हो गया 6, 1। अब इसी प्रकार से बी और सी में भी ऐसा है, तो इसका भी 6 मानेंगे, इसका भी क्या मानेंगे 5 मानेंगे। लेकिन वो टोटल कहता है ए का मान सबसे ज्यादा है और सी का मान सबसे कम है, तो ऐसी स्थिति तो लग नहीं रही। और दूसरी तो ये अभी प्रॉब्लम है। तो इसका समान करने के लिए आपने इसमें ऐसे सवाल तो बहुत लगाए हैं, ए बी का अनुपात कुछ दिया है और फिर बी और सी का अनुपात दिया, मैंने इसको खूब बताया है इनको कैसे एक में सम्मिलित करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी भाई बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए 6 से इसको 5 से, तो इसको भी 6 से इसको 5 से, तो आएगा 36 एंड 30 एंड 25। ये अनुपात आ गया। और अनुपात ही तो मानक में क्या अनुपात दिया हो तो योग को आप आसानी से कुछ भी हो तो इसका योग आपको कितना दिया है, यहां तो 91 है और 91 का मतलब दिया है 1,82,000। तो इससे जब आप देखेंगे तो 2000 गुने का मामला, और जैसे ही 2000 गुने का मामला पता चला तो इसमें कुछ भी इसका मान पूछे तो बताइए 60,000, इसका पूछे 50,000, इसका पूछे 72,000, हो गया। इतनी आसानी से आप बताएंगे जिस दिन आपको मैथ समझ में आ गई। अब ये आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा कि इस मैथ की जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैथ का पूरा ये समझ है, इसको आप कितना महत्व दे पाते हो। बड़ी बात है, मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं। इस बच्चे इसके महत्व को ही जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ये कैसे क्या है। और आप लगातार मेहनत कीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको 2-2, 4-4 महीने चीजें इसमें नहीं समझ में आई, लेकिन जैसे जैसे उनकी एंट्री होती गई, आज उनसे पूछिए तो वो कहते हैं कि यही सबसे अच्छा, क्योंकि मैथ की असली समझ यहीं से आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, मतलब अब इसकी भाषा को समझिए। 8:11 के अनुपात में वृद्धि की जाती, मतलब यह है रेट पहले 8 है फिर 11 कर दिया गया। बात समझ के। बेचे गए टिकटों में संख्या में गिरावट जो आती है वो
23:21। इसका मतलब है जो गिरावट की संख्या, जो टिकटों की संख्या यन से इसको डिनोट करें तो उसकी संख्या पहले 23 थी तो अब 21 रह गई। तो अब कहते हैं राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकट मूल्य की वृद्धि से पहले राजस्व इतना। अब ये जरा सोचिए, वो राजस्व दिया है उसके पहले, तो राजस्व कैसे आएगा? एक टिकट का मूल्य, टिकट कितने बिके उनकी गुणा ही तो राजस्व आएगा। तो अगर इसकी गुणा करो तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, यही तो आएगा। बोलिए। और इधर देखा जाए तो 21,210 और फिर 21 और तो 231, ये आया, ये राजस्व आएगा। अब अगर हम इसको समझाएं तो बहुत सी चीजें समझा सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमने बताया 8:1 1 हिसाब है। ये मिनिमम संभावना है कि 8 बिकते थे तो 11 बिके, 16 बिकते थे तो 22 बिके, अनंत संभावनाएं, इसमें भी अनंत संभावनाएं। लेकिन हमने क्या किया, इसकी भी सरलतम स्थिति ले ली, इसकी भी सरलतम स्थिति ले ली। बात समझ रहे ना? तो यहां टोटल बिका 184, तो बाद वाली स्थिति में बिकता है 231। तो आप सोचिए, इसने कहा है पहले राजस्व है 36,800। जो ये चीज पहला राजस्व इसका मान दिया 36, इसका दूने देखो सब उस हिसाब से दिया होता है। इसका दूना आएगा 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 200 गुने का मामला है। अब उसने कहा कितना राजस्व में वृद्धि हुई। अब ये बाद का राजस्व है, इसको 200 गुना करके निकाल लो, फिर देख लो कितनी वृद्धि हुई। लेकिन हम क्यों ऐसा करें, हम इसी स्तर पर देखते हैं कितनी की वृद्धि हुई। तो इधर 16 रह गया, उधर 36, तो 16 17 17 17 30 47, यहां 47 की वृद्धि हुई। इस मानक के स्तर पर वृद्धि हुई 47 की, लेकिन मानक पर जो भी है उसका सबका मान तो 200 गुना है। तो इसका 200 गुना क्या होगा, तो 2 से गुना कीजिए तो 94 और 100, 94 वृद्धि कितने है, 94 100। बहुत आसानी से सवाल लगेंगे और किसी क्वेश्चन के लिए, किसी उसके लिए आपको कोई सार्टिक या सूत्र की जरूरत नहीं है। बस आपको समझ होनी चाहिए मैथ की, अनुपात की। एक लाइन की समझ है कि अनुपात का मतलब एक हिसाब है, एक मानक है, एक पैमाना है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा 1 पत्नी है। तो बेटे कितने हैं, सोचिए। बेटे हैं 3, बेटियां कितनी हैं, बेटियां हैं 2, पत्नी 1, ठीक 1। अब इसमें कहा 19,000 रुपए की एक राशि, टोटल राशि कितनी है, 19,000 रुपए। इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। अब सोचो, जितनी बेटी को मिलेगी वो बेटे से 1.5 गुना होगी। मतलब इसको 1 मिले तो इसको 1.5, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं इसको 2 मिले तो इसका 3। भाई उसने कहा प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि, 1.5 गुना राशि समझ रहे हैं। तो अगर बेटे को 1 मिलती तो इसको 1.5 मिलता। अब इसको अगर 2 कर दिया तो इसको 3, तो दशमलव से छुट्टी पा गए। अब उसने क्या कहा, अब पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपए अधिक। तो पत्नी को बेटे से 600 रुपए अधिक, 600 इसमें जोड़ दिया। आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया है कि ये दो, इसका पता नहीं, जो अनुपात चीज है ये तो अनुपात एक है, ये तो गुना भी एक अनुपात है। तो ये तो हिसाब है कि इसको 2 मिलता तो इसको 3 मिलता। कोई जरूरी थोड़ा इसको 20 मिलेगा तो इसको 30 मिलेगा, इसको 200 मिलेगा तो इसको 300 मिलेगा। तो हम किसी भी अनुपात में कोई वास्तविक संख्या नहीं जोड़ सकते। 600 रुपए तो फिक्स है कि 600, तो हम 2 में नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने इसके लिए 2-3 क्लास पहले इस एक सिस्टम पूरा आपको समझाया इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या मानेंगे, यक्स में मान लेंगे। अभी वास्तविक संख्या में मतलब जितना भी गुना होगा वो यक्स कवर करेगा। तो 2x, यानी कि बेटे को मिला 2x तो बेटी को मिला 3x, तो पत्नी को 600 रुपए उसे कम मिले, तो 600 रुपए कम मिले, 600 रुपए कम मिले। बात समझ गए? अब एक बात सोचिए, बेटे हैं 3 तो टोटल इनका हो गया 6x, बेटियां हैं 2 लेकिन एक बेटी को 3x, तो इनको भी 6x। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना जोड़ के आएगा, 6x 6x 12 तो 14x माइनस 600 बराबर कितना, 19,000। और जब आप समझदार होंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 14x बराबर 19,000,
600। आप सदैव समझदार है, मेरे ये कहने का मतलब नहीं अभी नहीं समझदार हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप सीधे कहते इसका योग करते 14x बराबर, इसको उधर ले जाके कहते 19,600। इससे आप काटेंगे 14 एकम 14, 14 चक्कू 56 एंड 0, x की वैल्यू आई 1400। उसने क्या पूछा, तीनों बेटों को मिलने वाली टोटल राशि। अब एक बेटे को मिली है 2x, तीनों को मिली है 6x, 6x की टोटल क्या होगा वैल्यू, तो x का तो 1400 आया है, तो 1400 जब रखोगे x की जगह पर तो 14 छंग 84, 14 पंच 70, 14 छंग 84, तो 8400 टोटल आ जाएगा और यही आपका होगा उत्तर। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप हमें नहीं लगता कि आप अगर पिछली क्लास मेरी देखे होंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक समझिए। ABC को 8400 रुपए प्राप्त होते हैं, वे आपस में 6:8:7 में बांटते हैं, 6:8:7 में बांटते हैं, कितना 8400 रुपए। तो आप समझदार होंगे तो आप सोचोगे वहां तो 8400 रुपए, यहां कितना 8 6 14 7 21, यहां 21, वहां 8400। ये कुछ आप करोगे नहीं, थोड़े दिन बाद 21 चक्कू 84, 400 गुने का मामला दिखेगा। तो ये आप कुछ नहीं करोगे, सीधे वहां देखोगे 8 6 14 7 21, वहां 8400, तो 21 चौक 84, 400 गुने का मामला है। इसको आप कहोगे इसका जो आय है, जो प्राप्त रुपए है 400 करिए तो 4 छंग 2400, इसका 8 चक्कू 3200 और इसका 7 चौक 2800। इस हिसाब से इनको रुपए मिले हैं, आप आसानी से कहेंगे। अब उनकी बचत का अनुपात क्रमशः, अब ये तो उनको जो मिले हैं रुपए इसको आय कह सकते हैं। अब जो बचत है उसका क्या है अनुपात, 3:2:4 है। इसमें बताया कि बी की बचत है 400 रुपए, यानी कि जो अनुपात में चीज दी है उसमें 2 है, वो है 400। इसमें भी मामला आपको समझ में आ गया, 200 गुने का है, तो अर्थात इसकी बचत हुई 600, इसकी बचत हुई 800। बात को समझो। अब उसने कहा ABC का व्यय बताइए। हम आपको बहुत पहले समझा चुके हैं कि व्यय और बचत को मिला दीजिए तो आय बनती है, और अगर आय से बचत को घटा दीजिए तो व्यय आ जाता है। तो 2400 रुपए अगर आय थी, बचत 600 है, तो व्यय इसने कितना कर डाला 1800। 3200 है, 2400 इसका 400 इसने बचत किया तो इसने खर्च कर डाला 2800, और 2800 है, 800 इसने बचत की है तो इसने खर्च कितना किया 2000। तो इस प्रकार से 2 2 0 कट गए, 2 नाम 18, 2 14 एंड 2 10, तो 9 14 एंड 10, 9 14 एंड 10, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ गए भाई? कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अगर आपने सेक्शन ए से सेक्शन बी में सभी चीजें, सभी विधिवत आपने समझी हैं, देखी हैं, एक एक बार 2 2 बार, तो जब तक आपकी समझ विकसित हो गई है, अगर आपकी समझ विकसित है तो इसमें कुछ नहीं बेटा, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीधे लिखोगे आय 2400, 3200, 2800, बचत सीधे लिखोगे 600, 400, 800, फिर आप जानते हो आय से अगर बचत को निकाल दो तो बेवस्ता है, तो हो गया। तो बड़ी आसानी से अगला क्वेश्चन, इसको भी समझिए। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 770 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया कि जितना धन BC को मिला उसका 2/9। फिर यहां भिन्न की समझ की आवश्यकता है। किसका 2/9? BC को मिलाकर मिला उसका, यानी कि BC को मिलाकर यदि मिला 9 तो A को मिला 2। ये इस भिन्न का मतलब है। अब एक बात सोचो, ये तो बड़ा आसान सवाल है। अब हम इनका दोनों का योग देखें तो क्या है, 11। ये क्या है? ये तीनों का धन है, भले ही अलग अलग नहीं दिया है, BC का एक में दे दिया, A का अलग दे दिया, 9 2 11। इस सरल स्तर पर तीनों का धन मिला के 11 है। वास्तव में तीनों का धन मिला के कितना है? 770। हमने मानक के कॉन्सेप्ट में हमको क्या बताया, तुलना समकक्ष से करते, इसीलिए तो योग निकाला, क्योंकि उधर योग दिया था। मामला कितने गुने का है? 1177। जिस दिन आपको समझ हो जाएगी, जो मैं पूरी मैथ के एक सिस्टम को बताता हूं, जिस दिन समझ में हो जाएगी बेटा, ऐसा सवाल भी आप मौखिक लगा लोगे। इसलिए लगा लोगे क्योंकि तीनों का धन आपको 2/9 में ही दिखेगा, 11, और 11 7 77, 70 गुने का मामला है। अब 70 गुने का मामला है तो A का 2 है, तो 2 का मतलब होगा 140।
उसने पूछा a का धन बताइए, तो a का धन यहाँ तो 2 है, लेकिन मामला 70 गुने का है, तो ये होगा 140। एक अक्षर नहीं लिखना पड़ेगा इस सवाल में, इसलिए नहीं क्योंकि जब 2/9 आप भिन्न देखोगे तो इसका मतलब समझोगे BC का हिस्सा 9, A का 2, मतलब टोटल हुआ 11, यहां 11, वहां 777, 11 7 77, 70 गुने का मामला है, और आपको दिखेगा 70 गुने का मामला है, तो 2 का मतलब हुआ कितना, 140। बात समझ गए? तो बहुत आसान सब चीजें हैं, आसानी से कर लोगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बहुत आसान है सब, आप इसको पूरी अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन मैं आप सबसे ये आपको महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए। जो भी आपको मैंने इस सेक्शन में समझाया, सेक्शन बी में, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुन लीजिए। जो भी सेक्शन बी में मैंने समझाया रेशियो के बारे में, ये सब पूरी 15 क्लास में पूरा हुआ है। इसमें मैंने पूरा रेशियो के कॉन्सेप्ट को आपको इस ढंग से समझा दिया है कि अगर आप इसको गंभीरतापूर्वक देखेंगे और इसके अंतिम सार को समझेंगे तो आपके अंदर रेशियो का मतलब समझ में आ जाएगा कि रेशियो एक मानक है। और मानक का कॉन्सेप्ट जो मैं मैथ का ब्रह्मास्त्र जिसे कहता हूं, तो जिसे देसी मेथड भी कह सकते हैं, तो उसका क्या है कि रेशियो भी एक मानक है, मतलब एक हिसाब है, एक सरल स्तर पर दी गई संभावना है। इसका 2 तो इसका 5 का हिसाब है, इसका 20 होगा तो इसका 50 होगा, ये सबसे मेन बात है। उसके बाद हमने आपको इस चैप्टर में क्या बताया, जब ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब, ये सब मैंने पिछली कक्षाओं में बताया, इसका भी मतलब 2:5 हुआ, अगर ऐसे लिखा हो तो इसका भी मतलब 2/5 हुआ, तो ये सब चीजें समझाई हैं। तो अगर आप ये सब 15 क्लास एक निश्चित क्रम में करते हो और एक बार 2 बार समझने का लगातार, जितनी बार समझ में आ जाए, एक बार समझिए पूरी 1 2 3 करके पूरी क्लास कर लीजिए, फिर दोबारा फिर सब कीजिए, दोबारा फिर ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक कि बच्चे कहते हैं कि आप कितने भी बार देखोगे कुछ न कुछ आपकी इसमें और गहरे जाओगे और गहरे जाओगे, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आपको चूंकि इस ढंग से ना तो मैथ कहीं संस्थान में कहीं पढ़ाई जाती है, ना तो कहीं यूट्यूब पर आपको मिलेगी, तो बस यही सबसे पहला कदम यही है कि आपको इस चीज़ का महत्व समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीजें हैं नहीं आपके बीच, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे कभी समझाया नहीं गया है, तो आप हो सकता है बहुत बच्चे इसके महत्व को नहीं समझ पाते। तो आप इसके महत्व को समझो, इसके पीछे लग जाओ। जिस दिन आप समझ गए कि पूरी मैथ में एक मानक दिया होता, प्रत्येक सवाल में एक मानक दिया होता, उसके आधार पर रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, तीनों एक जैसे हैं, और इससे लगभग आधी से ज्यादा मैथ कवर होती है, एक जैसा सब चलना है, सब में मानक दिया होता है, उसी को वो करना होता है। तो आप विधिवत इन चीज़ों को कीजिए, दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, और लगातार इस पे लगे रहो। और इतने क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिए, तो इतने कॉन्सेप्ट के लिए बहुत है क्वेश्चन, और आपको लगाना है तो एस टी यादव बुक से लगा लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जाके इसकी PDF मिल जाएगी, उनको दोबारा कर लीजिए जितने क्लास हैं। और इसके बाद मैं अगला चैप्टर, एज वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें भी रेशियो का यूज होगा। फिर आपको मिश्रण वाला चैप्टर, उसमें भी रेशियो का होगा, और फिर ऐसे ही पूरी मैथ को एक कॉन्सेप्ट के स्तर पर पूरा समझा दूंगा। जब पूरी मैथ आपको समझा दूंगा एक बार, उसके बाद में प्रैक्टिस, जो SSC सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जब एक बार पूरी मैथ कॉन्सेप्ट के स्तर पर मैं समझा दूंगा आपको, फिर दोबारा जब प्रैक्टिस वाला चरण शुरू करूंगा, तो इसी सेक्शन में इस क्लास के आगे और क्लास बढ़ा दी जाएंगी, और वहां आपको फिर 16-17 में प्रैक्टिस के इसी चैप्टर से संबंधित मिल जाएगा। लेकिन अभी आप इसके आगे ना बढ़ें, अगर आपकी समझ नहीं है, अभी आप इसके अगले चैप्टर में मेरे साथ चलेंगे, एज में, एज के बाद मिश्रण में, और जब पूरा राउंड लगा लेंगे, जब पूरी मैथ को समझ लेंगे, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे, फिर इन सेक्शन में आके फिर प्रैक्टिस में करते करते चले जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आप सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, आपके कमेंट आते हैं, आपको जब समझ में चीज़ें आती हैं तो मुझे ऊर्जा मिलती है। आप जितना ज़्यादा उत्साह के साथ सीखते हो, उतनी ज़्यादा मुझे ऊर्जा मिलती है, और मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित हूँ। आप सब इसे आगे बढ़ाओ। अगर आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप कहीं ना कहीं अपने नैतिक जो आपका कर्तव्य है उससे पीछे हट रहे हो। तो आप इसको आगे बढ़ाइए,
क्योंकि बहुत से बच्चों को, आप जैसे बहुत से बच्चों के बीच में जाने की ज़रूरत है। और आखिरी में तो मैं ये कहूँगा कि मैथ की जो समझ है, जो आज का परिदृश्य है, जटिल ये सूत्र वो सूत्र, उस समझ को ही बदलना है, उस सिस्टम को ही बदलना है। प्रत्येक बच्चे को मैथ आएगी और आसानी से आएगी, ये उद्देश्य है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो, इस चीज़ को भूला नहीं करो, लगातार करते रहो। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।